1997 में आईबीएम का कंप्यूटर डीप ब्लू, उसने गैरी कैस्परोव जो दुनिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर थे उस समय, और दुनिया के में चेस का जो इतिहास है उसके सबसे बड़े खिलाड़ियों में जिनका नाम शुमार है, उसको चेस के एक मैच में हराया। सन 2016 में अल्फा गो नाम के गूगल के कंप्यूटर प्रोग्राम ने, गो नाम का एक खेल होता है जो चाइना में ज़्यादा खेला जाता है, उसमें गो के जो ग्रैंड मास्टर थे गो सेदो, उनको 5 गेम की श्रृंखला में हराया। अब ये जानना ज़रूरी है कि गो खेल जो है वो चेस का एक तरह से एक दूसरा वर्जन होता है, जिसमें टैक्टिकली ज़्यादा मूव्स होते हैं, ज़्यादा स्ट्रैटेजी होती है। तो 2016 में जब गो सेदो को हराया तब दुनिया चौंकी कि टेक्नोलॉजी अब उस जगह पहुंच रही थी जहां अभी तक नहीं पहुंची थी। डीप ब्लू कंप्यूटर जो था वो जो कंसीवेबल पोजीशन थी, मतलब जो जानी मानी पोजीशंस थी चेस की, वो उसको खेल रहा था और उसमें से जो बेस्ट पोजीशन थी वो खेलता था। बट उसके बाद जो गूगल का प्रोग्राम था वो क्या कर रहा था, उसने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गो के खेल में जिसमें जो स्ट्रैटेजी आज तक ह्यूमन बींग्स ने परसू नहीं की थी। उसके बाद 2017 में अल्फा जीरो नाम का गूगल डीप माइंड का एक और कंप्यूटर, उसने उस समय तक का जो चेस का सबसे जटिल प्रोग्राम था स्टॉकफिश, उसको हराया, लगातार हराया मैचेस में। और आज तक गूगल जीरो को किसी भी चेस प्लेयर ने नहीं हरा पाया है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, जिसमें ह्यूमंस अब उस जगह जा रहे हैं जहां पर आज तक ह्यूमंस नहीं पहुंचे हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये काम कैसे कर रहा है, ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये सिंपली आप इनको स्ट्रैटेजी फीड करने से नहीं होगा, ये पैटर्न अपने आप बना रहे हैं जो उसने गो के खेल में किया। जब वो ऐसी स्ट्रैटेजी 32वें गेम में, तीसरे जो मैच था उसका 32वां पॉइंट था, जो उसमें ऐसी स्ट्रैटेजी चली कि गो के जो ग्रैंड मास्टर्स थे उन्होंने बड़ी जोर से कहा कि ये लगता है गलती हो गई है, लेकिन वो गलत नहीं था। उसने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी जो आज तक कभी उस खेल में नहीं बनाई गई थी। ये है पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर फीफी ली, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड्स आई सी में लिखा है, और मैं उनको कोट कर रहा हूँ। कोटेशन: आई बिलीव आवर सिविलाइजेशन स्टैंड्स ऑन द कस्प ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन with the powers to reshape life as we know it. कोट क्लोज्ड। हेनरी किसिंजर, जो दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कहा, कोट: इफ यू इमेजिन अ वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन्स. Nobody has really tested these things on a broad scale, and you can't tell exactly what will happen when AI fighter planes on both sides interact. So you are then in a world of potential total destructiveness. Quote closed. दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाए, उसने वो दुनिया को शेक कर रहा है, काफ़ी बुरी तरह से शेक कर रहा है। जहाँ तक रही बात इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन जगहों पे काम कर रहा है, मेडिसिन्स में, सर्जरी में, जो ह्यूमंस की शायद पॉसिबिलिटीज़ के बाहर था। पर एक दूसरा इफेक्ट भी इसका आता है जिसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब एटॉमिक एनर्जी की शुरुआत थी जो ज़माने की, उसको वेपन्स की ओर ले जाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, पूरी तरह से चारों तरफ दुनिया में युद्ध फैला हुआ था, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया और एटॉमिक एनर्जी की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थी, जो एनर्जी थी, उसको ले जाके हमने एक डिस्ट्रक्टिव एटॉमिक वेपन में उसका यूज़ किया, जिसका नतीजा हिरोशिमा और नागासाकी था। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा अच्छी रहती है, पर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होता है। जैसे कहा जाता है ना कि पहली बार जब आप, और ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा जो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा कि वो ऐसे हथियार आए जो तब तक हथियार दुनिया में अवेलेबल नहीं थे। नतीजा सबका इस सामने है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन था। फिर आया एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि पहले तो लड़ाई हुई सुप्रीमेसी की, 2 ब्लॉक्स के बीच में, एक अमेरिकन ब्लॉक और एक सोवियत ब्लॉक। उस सुप्रीमेसी के बाद में पैरिटी, एक बराबरी आ गई, पर कोल्ड वॉर खिंचता गया क्योंकि दोनों साइड्स थी, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट किसी भी टेक्नोलॉजी का क्या होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है दुनिया की, जो आर्ट है वॉर का, उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है।
लेकिन उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और भारत इस पे कितना काम कर रहा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है हमारे देश की, उस हिसाब से हम क्या तैयार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, और यदि तैयार हैं तो किस स्टेज। अब एआई ने आर्ट ऑफ वॉरफेयर में क्या चेंज लाया है ये जानना ज़रूरी है। पर जैसे मैंने कहा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे हर जगह एआई पे स्ट्रेस दे रहे हैं और वो इंडिया को एक एआई एक्सेप्टेंस की ओर लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा है, historically during the first and second industrial revolutions we lagged behind because we were a colony. Now in the midst of a fourth industrial revolution, the digital element is at its core. I am confident that India will gain a lot in this. AI is very important. Sometimes I jokingly say that in our country we call our mother I. Now I say that when a child is born, he says I as well as AI, as children have become so advanced. और इस अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर संवाद के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो फॉर्मर जीओसी इन सी हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड के, और रिटायरमेंट के बाद वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का। संवाद में समय निकाल करके, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शब्द है जो हम पिछले कई वर्षों से लगातार सुनते आ रहे हैं, हर जगह यूज होता है। हेल्थ में हमने सुनते हैं, टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी जहां सुनते हैं, लेकिन इसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं मिलती है सर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन जानना जरूरी है शायद कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री है, डोमेन है, ये है क्या? तो उससे पहले मैं, जो मेरा अध्ययन है, मेरा जो स्टडी है, वो भी 3-4 किताबों और कुछ लेखकों पर निर्धारित है। मैं उसको भी बयान कर दूं ताकि आपके राइटर्स, जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो उसका अध्ययन कर सके। तो 3-4 किताबें हैं। एक है द एज ऑफ एआई, और ये इस किताब के लेखक हैं हेनरी किसिंगर, एरिक स्किमिट और डैनियल हटनलॉक। अब आप देखिए, इसी परंपरा को देखिए, इतनी अच्छी परंपरा है और भारत में क्यों नहीं? तो एआई का अध्ययन कौन कर रहा है? द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट डिप्लोमैट हेनरी किसिंगर, एरिक स्किमिट टेक्नोलॉजिस्ट, सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं, आई मीन हिज अल्फाबेट वगैरह के सारे वो हैं, एरिक स्किमिट, और डैनियल हटनलॉकर। डैनियल हटनलॉकर कौन है? अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग के हेड। सो डिप्लोमैट, टेक्नोलॉजिस्ट और एकेडमिक। तो उन जब वो अध्ययन करके एक किताब लिखेंगे तो एक बड़ा इंटीग्रेटेड व्यू एआई का मिलेगा। इट विल नॉट बी वेरी टेक्निकल, बट वो टेक्नोलॉजीज को समझ के उसका जो दुनिया में जो व्यापक असर है उसके बारे में। सो इट्स वेरी इजी टू ग्रास्प। दूसरा है, कुछ महीनों पहले किताब लिखी थी, द कमिंग वेव, एआई पावर इन द 21st सेंचुरीज ग्रेटेस्ट डिलेमा। मुस्तफा सलेमान एक हैं, फाउंडर ऑफ अप्लाइड एआई, डीप माइंड वगैरह। अब उनकी ये परंपरा देखिए, उनके जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो ये इसके एआई की बारीकी पे काम करते हैं, वो निकल के किताब भी लिखते हैं। और वो किताब जो है, इट इज a simplified version once again of the technicalities. तो उसको समझना आसान। एक बड़े प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं मो ग्वादात, ही इज एक्चुअली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ गूगल बिजनेस। मोहम्मद ग्वादात करके एक इजिप्शियन है, अमेरिकन इजिप्शियन। मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा उनके यूट्यूब्स देखें। और लास्ट है किताब जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी, एआई सुपर पावर्स, चाइना, सिलिकॉन वैली एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उनका ये मानना है कि चाइना और सिलिकॉन वैली के बीच में जो कोलैबोरेशन है, उसके फलस्वरूप एआई को बहुत बढ़ोतरी मिली है। और इसके लेखक हैं काई फू ली, ये गूगल चाइना के प्रेसिडेंट। तो ये मेन
लोग हैं, इनको अगर आपके दर्शक पढ़े, इन्हीं को पढ़ने में 3 4 5 महीने लग जाएंगे, वो टाइम लगता है एआई को डाइजेस्ट करने में। मैंने अपना अध्ययन इस तरह से किया। अब आते हैं आपके बुनियादी सवाल पे कि भाई एआई है क्या। तो एक लाइन में मैं कहूं, अगर इंटेलिजेंस 3 प्रकार की है। कार्बन इंटेलिजेंस जो हमारे ह्यूमन ब्रेन्स है, सिलिकॉन इंटेलिजेंस जिसको एआई हम कह सकते हैं, और अभी आ रहा है क्वांटम इंटेलिजेंस। क्वांटम, तो कार्बन इंटेलिजेंस मेरे समझ में is being challenged by silicon intelligence and quantum intelligence, by AI and by quantum. और मिलके what we are getting is abundance of intelligence. अभी मैं आपको इसकी एक डेटा सेट देता हूं which will tell you how significant AI is. जिसे we can call it the intellectual horsepower of AI. AI can also be called the non-human mind. There is a human mind and there is a non-human mind. बड़े सरल तौर पे तो one of the smartest human beings was Albert Einstein. कहा जाता है कि उनकी IQ was 160. Chat GPT-4 जो अभी 1 साल पहले निकला, उसकी IQ is assessed to be 155. So see now how silicon intelligence is getting closer to the sharpest human mind. और अनुमान लगाया जा रहा है कि चैट जीपीटी 6 जो 2-3 साल में हकीकत बन जाए, उसकी IQ will be 1550, 10 times smarter. अभी आप देखिए, most people from Sam Altman to Mo Gaudat to Mustafa Suleyman, they are agreed that AI will become a billion times smarter than the human mind. Billion, not even million. बस मतभेद क्या है कि टाइमलाइन क्या हो। कोई कहते हैं 2040, कोई कहते हैं 2035, कोई किसी का मानना है 2033. But nobody is saying that it will not become billion times faster. अब अगर ये AI की हकीकत है, तो मैं इस बात से अचंभित हूं that why is India not being shaken by this reality? It should be shaken by this. Either you question it, you dispute it. People don't dispute the facts. But conclusion क्या है? अरे सर बड़ी टेक्नोलॉजी आई है पहले, इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी आई है? So that is the issue. I may well be wrong, but this is my understanding so far. अभी देखिए डिस्कोर्स क्या है. It is good to compare the AI revolution with the industrial revolution. For that, we have to understand how significant the industrial revolution was. So, industrial revolution helped humans overcome the limitations of their muscle power. उससे पहले हम वही कर सकते थे जो हमारे हाथ और पैर की क्षमता में था. उसके बाद machines आई, aeroplanes, all kinds, from the axe to the gun, anything which gave you power beyond your muscle power. It was a consequence of the industrial revolution. उससे पहले क्या था? There was mere subsistence living. After the industrial revolution, people started getting economic surpluses. The concept of GDP came into being. So it was a significant moment. And people say, usko agar hum, we condense the whole industrial revolution. Studies say कि उससे पहले human progress was in small crests and troughs. तो उतार चढ़ाव छोटे छोटे. Industrial revolution के बाद human lot improved by 75%. Hockey stick. AI now is going to be 100 plus. So AI is going to be more powerful than the industrial revolution. The fact that we missed the industrial revolution, आज तक उसका जो असर है हम हो गए. We still haven't been able to overcome that deficit. अभी आप देखिए how it plays out these days. China's manufacturing industrial capacities value added in 2004 were half of that of the US. Today they are twice that of the US. उसका
उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, आई एम टेलिंग यू, अमेरिकन स्टडीज से that China's military industrial complex is 5 to 6 times faster than the American military industrial complex because their industrial capacities have grown. If you do not have industrial capacities, you will never have military power. जो हमारी आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की मुख्य चुनौती है वो ये है कि हमारी बेसिक इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज आर पुअर. You see the linkages: industrial revolution, industrial capacities, progress, military capacities. It's all a chain. Now, if AI is going to be as significant, if it is going to help humans overcome the limitations of their computing power, carbon has a certain computing power. We are very intelligent, but there are limitations. Then this AI revolution will be hugely transformative. So सवाल ये नहीं है कि वही मिलिट्री में क्या होगा, इसमें क्या होगा. अरे भाई, it transforms the way you live. It is intelligence of a very superior kind which will apply in all walks of life, in all domains. The military defense, strategic military domain will not be oblivious to it. वो भी उसका भी असर पड़ेगा. So बुनियादी आर्ग्यूमेंट जो ये है वो ये है. अभी आप देखिए क्वांटम. Now quantum supremacy also people say is around the corner. ज्यादा दूर नहीं है. हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल. You know, science is like that. बट अगर क्वांटम सुप्रीमेसी सफल हो गई तो आप उसके आप देखिए एक आंकड़ा देखिए हाउ व्हाट उसका इम्पैक्ट क्या होगा. जैसे कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच टेक्स 10,000 years to solve, a mathematical problem, quantum will solve it in 200 seconds. Now, it is mind-boggling if it is true. And this is a common consensus. Abhi the countries which are investing in AI, which are investing in quantum, unki dekhiye kya, unka future kya ho. Now, let's take one example. And I'm just critiquing so that we improve, we invest greatly. China has 238 large language models. AI ki bunyad is large language models. You take data, you take entire Wikipedia, put it into a large language model, which is basically computing power. It will do it at great speed and give you various results. So China has 238 large language models. हमारे पास एक भी नहीं. The economic opportunity in AI, economic opportunity जो है AI में, they say by 2030 will be $15 trillion. By 2060 will be $100 trillion. Trillion. $100 trillion is what the size of the global economy today. So merely the economic opportunity. तो मैं ये सवाल उठाता हूं कि साहब, today we are the 5th largest, we will become the 3rd largest economy. Very good. But if we lag in AI, what is going to happen to us? Will somebody please answer this? Because if you do not exploit the economic opportunity in AI, तो हमारा क्या होगा? तो AI जो है एक बड़ा गंभीर मसला है. गंभीर इसलिए because it offers unlimited opportunities and great challenges. So this, you know, to begin with, is my basic understanding of AI. मेरी ये समझ है और मैंने आपके दर्शकों के सामने. So in my view, ये जो सवाल है ना, AI is just not one of the technologies. The velocity of technological change through AI will be massive. जो technology which used to usher in change in centuries, with AI will come in decades, years if not decades. So isliye it is, you know, people say it is going to create a new set of strategic haves and have-nots. It will impact the balance of power. तो हर मायने में AI will be significant, and we really have. और देखिए हमारी विडंबना क्या है? This is what amazes me. People say that Sanskrit is a language of mathematical precision. You know, other languages they have syntax, grammar, but जो संस्कृत की ग्रामर है वो अनोखी है. It is mathematical. वो जो क्या बोलते हैं, जो
We had those जब हम पढ़ते थे छोटे, those they have a certain mathematical logic to it. Therefore, Indians, because we had Sanskrit in our genes or in our संस्कृत भाषा है वो हमारी शक्ति रही है, और संस्कृत दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिशन. उसकी जो ग्रामर है उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल लॉजिक है. तो कहते हैं उस वजह से इंडियंस हैव बीन गुड इन सॉफ्टवेयर, गणित, मैथमेटिक्स एंड आईटी, देयरफॉर आईटी, एंड यू सी इंडियंस डोमिनेटिंग द आईटी वर्ल्ड, सत्य नडेला वगैरह ये सब. So the question is, why has this natural progression from IT not happened to AI? Though we lead in software, we have the best minds. तो इसके दो कारण हैं. एक तो हम हमारी सोच लंबी नहीं, तो we have to invest in these technologies with a futuristic outlook. दूरदर्शी होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के मामले में, AI, क्वांटम वगैरह, because they can be so game changing. अभी देखिए आज तक एआई की क्रिटिक्स क्या है कि भाई दे से द ह्यूमन माइंड इज सुपीरियर, एआई विल नेवर बिकम लाइक द ह्यूमन माइंड, बट इंटेलिजेंस इज एल्गोरिथमिक. एआई इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथमिक इंटेलिजेंस. सो देयरफोर एआई कॉन्स्टेंटली प्रूव्स दीज नेसेयर्स रॉन्ग. वो ग्वादात हैं, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं. He says, you know, AI is like a child prodigy. बहुत होशियार जो बालक है उसकी तरह है AI. Humans are like the parents. जो आप उसको प्रॉम्प्ट करेंगे, जो उसको डेटा देंगे, वो वैसा ही कमाल करे. So if you tell him, if you give him the data for drones to cross-pollinate crops, it will cross-pollinate crops. If you train the large language models on data for drones to be employed in war to kill people, it will kill people. So the problem is not in AI, it is in the human prompt. But one thing you have to realize, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आप में ह्यूमिलिटी होनी पड़ेगी. ह्यूमिलिटी जरूरी है कि साहब AI is like a child prodigy. It is silicon intelligence is challenging you. I'll give you an example. People said AI cannot emote. Today AI tells you why a joke is funny. It tells you why a joke is funny. What are emotions? Emotions are about cognitive intelligence. Cognitive intelligence का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. So if I'm asked to analyze the futures with carbon intelligence, the human mind, I will start thinking of the futures, and through cognitive intelligence, दो भावनाएं जो हैं मेरे जहन में उठेंगी. One can be optimism, one can be pessimism. It is emoting about the futures. So just as carbon intelligence can emote about the futures, so can AI emote about the futures, because it is a form of intelligence. It is a more powerful form of intelligence. And it is also algorithmic. You merely have to train it. तो आप जिस तरह से उसको ट्रेन करेंगे वो कमाल करेगा. अब ये देखिए ट्यूरिंग टेस्ट. ट्यूरिंग टेस्ट जो है, it is the test of a machine's ability to demonstrate human behavior. तो पुराना ट्यूरिंग टेस्ट था ऑन फ्लुएंसी ऑफ कॉन्वर्सेशन. आज आपने देख लिया है कि भाई जो कॉन्वर्सेशन है एआई बड़ी इंटेलिजेंटली करता है, ये सब हो रहा है. द नेक्स्ट ट्यूरिंग टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑन द एआई एंटरप्रेन्योर. द कैपेसिटी ऑफ अ एआई बॉट इन द एंटरप्रेन्योरियल फ्रेम, which will analyze stocks, worksheets, balance sheets, where will profits come from. That also will happen. Now, if an AI can become an entrepreneur, which is, based on analysis, innovation, if he displays the energy and enterprise of an entrepreneur, वो भी हो जाएगा. So it can emote, it can tell you why a joke is funny. It has almost imitated human conversation. It can be an entrepreneur of tomorrow. It can show empathy. Today there are AI bots which have conversations for the lonely, for the aged.
जो एजेड हैं, लोनली हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन करते हैं. इट्स लाइक अ चाइल्ड और योर ग्रैंड चाइल्ड स्पीकिंग टू यू. इट कैन शो एम्पैथी फॉर द अनहैप्पी. तो सारे कमाल जो हैं वो एआई कर सकता है. तो मेरा ये मानना है कि लेट्स स्टॉप बीइंग स्केप्टिकल about AI. It is the most powerful disruptor in human history. It will transform our informational framework, our politics, our culture, our labor markets, social systems, also deterrence and war fighting. जिस पे आपके कुछ सवाल हैं, we'll come to it. And by the end of this year, it is said that it will become impossible. अभी मुश्किल हो रहा है, it will become impossible to distinguish between real and fake. By next year, you will not know whether to trust online information or not. तो ये है एआई की शक्ति, ये है एआई का कमाल. और इसलिए हमको एआई को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए. सर, एआई की जो इंटेलिजेंस है, जिस तरह की इंटेलिजेंस आप बता रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये एंजाइटी लेवल बैटलफील्ड पे भी इसका बढ़ता जा रहा है. आपकी एक ट्वीट देखी थी मैंने सर, विच इज वेरी परसेप्टिव, जिसको कहा सर, मैं रीड आउट करता हूं. द कोल्ड वॉर 2.0 मे बी मोर डेंजरस देन कोल्ड वॉर 1.0 बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सर आपकी ट्वीट थी, इसको मैंने कोट किया. सर, जेफरी हिंटन, जिनको कहा जाता है द गॉडफादर ऑफ एआई, वो कह रहे हैं सर कि AI will lead to an extinction level threat on the battlefield. He's talking about the battlefield, and he says that what I'm most concerned about is when these can autonomously make the decision to kill people. Sir, itni anxiety battlefield pe, what is happening, sir? देखिए, जैसे AI has positives and it has negatives. If we do not with thought and wisdom, अगर हम अपने सोच और विवेक से positives को unleash नहीं करेंगे, we may get avalanched by the negatives. So if we do not unleash the positives is productivity, positives is how we can invest in many to cure disease, process of aging. That is the positives. The negatives are the example I'll give you. If we do not control the negatives, AI could become more dangerous than nuclear weapons. अब मैंने वो कोल्ड वॉर की ट्वीट इसलिए की कि कोल्ड वॉर में the ultimate danger was nuclear weapons. अब AI में ये हो रहा है कि today you can do AI enabled nuclear targeting. जैसे अभी there are these, आज क्या प्रॉब्लम है टुडे इन एक्सट्रीम सिचुएशन से between Russia and USA. The Americans have to take a decision to launch if the Russians fire a nuclear missile within 6 minutes, and the final decision is with the president. Now there is every temptation to reduce this launch time using AI. So AI का वही है कि आप उसको डेटा को ट्रेन करें, अपने जो न्यूक्लियर डेटा है उसको आप LLM में डालें, वो आपको कुछ ऑप्शंस देगा. And these options they are so convincing that the temptation is to leave it to the machines. Now, when the temptation is to leave it to the machines, there is danger of it acquiring the escape velocity to acquire human control. मैं आपको मिसाल देता हूँ. 7 अक्टूबर पिछले साल जो हमास का अटैक हुआ, उसके बाद जो गतिविधियां हो रही हैं वेस्ट एशिया, पर्शियन गल्फ, the Houthis and all, they are using low-level AI apps. तो उससे क्या हो रहा है, जो पूरा OODA loop है, OODA loop is observe, orient, decide and act. So all these engagements की Houthis ने फायर की, Americans ने इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट करने में, if the Houthis are using AI and the Americans are not, they don't have those low-level AI apps. In 150 engagements since October, in 135,
the Houthis have beaten the mighty Americans in the OODA loop. You decide Orient. Now see what is the temptation for the Americans. Will be to bring AI. Now when you bring AI into these military decision making, at one time the temptation may be there, साहब कि वो सब कुछ तो कर रहा है. And if it eludes human control, because the only check in military matters, nuclear matters, is the human in the loop. Ultimately, the human must decide. आजकल algorithms के जरिए सब कुछ हो सकता है. You can calculate your targeting with AI, you can do fire, maneuver, logistics. जो गतिविधियां बाहर हो रही थी, वो सब military sphere में भी हो सकती हैं. And when these activities move from machines to humans, and there is this temptation to, delegate decision making also to machines, तब उसमें खतरा हो सकता है. जो जेफरी हिल्टन कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं. मैं आपको इसको मिसाल देता हूं. What is AI doing today? I am told in Bloomberg जो मैगजीन है, 70% उसके articles हैं, they are written by machines. So see, humans are already going out of the chain. They are going out of the chain. Look at what Google used to do. When you did Google search engine pre-AI, Google gave you 4 million websites to choose from, 103 languages. But they helped you in doing the processing, but the choice was yours. ChatGPT क्या कर रहा है? It is giving you one smart, articulate answer. One answer. It is not necessarily true, but it is very smart. And how does it do it? By maximizing processing power, by using these trained data sets. उससे धीरे-धीरे क्या हो रहा है? That ChatGPT is merely mapping what humanity averages as knowledge. It is average knowledge. It is not the best answer, but it appears to be smart. And all these algorithms, they generally tend towards the majority view, not the discerning view. Majority, not discerning. TikTok का भी यही हाल है. So ये जो dangers हैं, if you seed your thinking, if you seed your planning to algorithms, to these tools, a day will come when they will elude human control. And that is the danger. आज तक nuclear weapons जो हैं, या Cold War I में, the decision of launch was with humans. In Cold War II, when the contest is becoming so strong, if the decision of launch वो humans के दायरे से बाहर हो जाता है, that is why I said Cold War 2.0 could be more dangerous than Cold War I because of it. सर, तो ये जो फ्यूचर है, जो AI ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट जैसे, अगर हम लोग तो सभी मनाएंगे कि ऐसा कभी दिन नहीं आए, बट AI ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट जब होगा सर, AI टूल्स का एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जो एक तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक पार्ट है एज ऑफ नाउ, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन पे इसका क्या असर पड़ेगा? उनके रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, ऑलरेडी पढ़ रहा है. आप यूक्रेन ले लीजिए, तो AI के 3 बुनियादी या 3 केंद्र बिंदु हैं: डेटा, एल्गोरिथम्स और कंप्यूट. अभी देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, बड़ा अच्छा उदाहरण है. एलेक्स कार्प जो है, पैलेंटियर करके एक कंपनी थी, एलेक्स कार्प, he sensed the opportunity in AI. He went and told Zelensky, President Zelensky, कि साहब आप हमको जो युद्ध हो रहा है इसका सारा डेटा दे देंगे और मैं इस डेटा के बुनियाद को आपको AI प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्री दूंगा. नाउ जेलेंस्की ऐसी इतनी मुश्किल में था, उसने कहा ठीक है यार, ले लो सारा डेटा. अब क्या कर रहे हैं पैलेंटियर? वो सारा डेटा लेके they are giving all the AI-enabled, data-enabled product and services in Ukraine for intelligence, targeting, maneuver, logistics, हर चीज. तो बड़े फायदे हो रहे हैं. जो पहले सिस्टम सारे मैनुअल थे, now they are AI-enabled, they are faster, decision making is faster, battlefield is transparent. If my decision making is faster, obviously I will do far better. And therefore,
AI-enabled product and services, they have done very well. And he's using the same data to improve his AI products and he'll market them all over the world. Already हो रहा है ये. Iranians, जो country under sanctions, they took their very low-cost drones. They set up a factory in Tatarstan, Russia में, और उन्होंने वहां ड्रोन उड़ाए कॉन्फ्लिक्ट में, और उससे जो डेटा मिला उन्होंने अपनी ड्रोन्स को बेहतर किया, एंड दे यूज देम विद टेलिंग इफेक्ट ऑन 14th अप्रैल. तो बेसिक थिंग इज डेटा. अगर डेटा मिल जाए तो एनी कोडर कैन क्रिएट एल्गोरिथम्स. दोज एल्गोरिथम्स विल मेक ऑल बैटल फंक्शंस हैपन फास्टर. और जो मुख्य इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि भाई all battles are about the OODA loop: observe, orient, decide, act. The speed with which you can observe, see the battle, and the speed with which you can take decisions and respond. AI has compressed the OODA loop by an order of magnitude. So today, Ukrainian battalions में there are 2 coders per battalion. हमारे टाइम में तो हमने सुना ही नहीं था coders. They help in all this. So data जहां मिला आपको, you can apply AI tools, AI apps. ये जो हम देखते हैं Microsoft Assist वगैरह जो है, they are tools. They can be used for war also. They are being used. But if you elevate them to the strategic level, nuclear decision making, that kind of decision making, then the dangers creep in. तो ये तो already हो रहा है. सर, तो ये AI वेपन्स आप जैसे बता रहे हैं सर कि डेटा ड्रिवन है, डेटा कलेक्ट हुआ, ईरान ने किया, अलग अलग जगहों से किया सर, और उस तरह उस वेपन्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं AI वेपन्स को सर. तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स इंस्टिगेट भी होंगे सर कई जगह. जैसे कमजोर आपका ओपोनेंट अगर मिलिटरली एज ऑफ नाउ कन्वेंशनली कमजोर है सर, तो कॉन्फ्लिक्ट तो ड्रिवन होंगे सर कि कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव किए जाएंगे और उससे डेटा निकाला जाएगा और फिर उससे बड़े वॉर्स लड़े जाएंगे. तो बिल्कुल से आप हमारा और जो चीन के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है उसको हम लेते हैं. चीन का बजट कहते हैं $300 बिलियन है, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा है, $700 बिलियन. हमारा $100 बिलियन भी नहीं छू रहा. अब अगर हमें चीन की बराबरी करनी है, AI कैन बिकम द सीक्रेट सॉर्स. तो इसके अच्छे पहलू भी हो सकते हैं. आई कैन यूज AI टू स्ट्रेंथन डेटरेंस. If all my AD systems, if my missile systems, if my gun systems, air power is AI enabled, intelligence will become better, decisions will be faster, targeting will become more focused. Within smaller budgets, I can do better deterrence, not war fighting, deterrence. Also, of course, war fighting. It can be used in both ways. But there is no escaping one thing, that AI will definitely change the character of war. It has already changed. Abhi, what we can do, some responsible decision, like I'll tell you one. 1950 में ये अनुमान लगाया गया था, जब ये परमाणु शक्ति का प्रयोग होने लगा फॉर वेपन्स एंड ऑल, ये अनुमान लगाया गया कि by 1990 there will be 50 nuclear weapon states. But उसके बाद nuclear diplomacy kicked in, non-proliferation kicked in, you had treaties, conventions. So today you have only 9 to 10 nuclear weapon states. So this can happen अगर हम सब इस पे ये मतलब AI का convention, AI की कुछ base treaties हो, where we say कि AI सिर्फ यहाँ military uses में, कुछ इलाकों में nuclear weapons वगैरह में it is no go. तो ऐसी चीजें हो सकती हैं. और जैसे हमने न्यूक्लियर डोमेन में एक डेटरेंस आर्किटेक्चर खड़ा किया था, AI की दुनिया में, AI के डोमेन में भी हमको एक डेटरेंस आर्किटेक्चर खड़ा करना पड़ेगा. सर, एक क्वेश्चन जो सब कई बार सुनने में आता है सर, एक डिफरेंस मैं आपसे पूछूंगा, ये भी शायद बड़ा प्राइमर और बेसिक होगा सर. एक कैटेगरी है सर AI एनेबल्ड वेपन्स और एक कैटेगरी है AI वेपन्स. इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है कि एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से इसको कहा जा रहा है? ये मैंने आपका सवाल देखा, मेरे समय में तो दे आर AI enabled weapons. Now उसके there will be percentages. So if there is 30% enablement of through AI, you will get one kind of outcome.
If there is 60%, you will get one kind of outcome. If there is 100% AI enablement, it will become AI weapon. So that we have to decide कि in my मेरी समझ में AI enablement एक अच्छी चीज है. We must guard against AI weapons, because when you say AI weapons, you are taking humans out of the loop. Humans must remain in the loop ताकि AI पे हमारा अंकुश रह सके. So we must retain control over AI. And the problem क्या है? देखिए, the common sense philosophy should be proliferate good AI, constrain bad AI. ये कॉमन सेंस होना चाहिए. गुड एआई को बढ़ावा दो, बैड एआई जो है उस पर अंकुश लगाओ. बट द मनी एंड प्रॉफिट लाइज इन बैड एआई. प्रॉब्लम ये है. अच्छा, अगर मैं गुड एआई को बैड एआई को कंस्ट्रेन करूंगा, चाइना में नॉट कंस्ट्रेन बैड एआई. चाइना में यूज एआई इन फॉर वायरसेस, बायोलॉजिकल वायरसेस, फॉर दैट. अब ये मुश्किल हो जाता जी. सो हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन? एंड टुडे व्हाट इज हैपनिंग विद एआई, देखिए, AI is getting democratized. The codes are becoming public. जो AI के codes हैं in the best lab में जो AI की जो गतिविधि है और जो कॉमन मार्केट प्लेस में AI की गतिविधियां हैं, उसमें सिर्फ 1-2 साल का फासला है. So what is in the marketplace is almost as good as cutting edge AI. The codes are becoming public. कंट्रोल, नियंत्रण किस बात पे है? डेटा सेट्स पे. चैट जीपीटी 4 के कोड्स आर पब्लिक. इट इज द डेटा सेट्स दैट आर नॉट. सो द पावर कम्स फ्रॉम डेटा. द मनी लाइज इन डेटा. इफ द इंडियन आर्मी वर make its data available to some companies, they will be willing to do your entire AI for free because we have so much data with us. But the point is, how do you make the data available? Firstly, it is, being strategic in nature, it is confidential. Then moment you cede control of data, ye badmash aa jayenge usme. So challenge ye hai, because money and profit lies in bad AI. But dekhiye, there is a talk of a eureka moment in AI. What is eureka moment in AI? One day AI will become so smart that वो अपने आप निश्चय करेगा कि गुड एआई क्या है और बैड एआई क्या है. तो मिसाल के तौर पे, आई एम अ बैड जनरल एंड आई टेल एआई कि भाई देखो, मेक दिस टूल एंड किल 200,000 civilians. The AI bot will say, sorry general, that is a bad order. I will not do that. To address these 200,000 civilians, I will give you better solutions. So this is the eureka moment in AI. AI one day will become so smart and discerning that it will not execute bad orders. But as of today, it remains a dream. तो आज जो मुश्किल है वो ये है, गुड एआई और बैड. इसमें देखिए सवाल एक और ये भी उठता है कि साहब, लोग कहते हैं एआई से प्रोग्रेस, बिल्कुल प्रोग्रेस हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बड़ी चीजें होंगी. कुछ लोगों को तो they don't have an option. You see, China's population is growing to half by the end of this century. अगर उनकी population ही नहीं है, they have to go for autonomy, robotics. They are going to invest in this. But we have to see, progress की limits क्या होनी चाहिए, तरक्की की limits क्या होनी चाहिए. Because progress for the sake of progress, after all, is the ideology of a cancer cell. So AI should not become cancerous. तरक्की होनी चाहिए, productivity होनी चाहिए. But it must become a benevolent disruptor. AI से disruption तो जरूर होगा. Can it remain benevolent? Can it, can we ensure that it unleashes good AI, constrains bad AI, in the hope, ultimately, we will have our eureka moment in AI, where AI will become so smart, so quick, so discerning, that it refuses bad orders. तो ये समस्या है. सर यही स्ट्रगल हमने सर द गुड एटॉमिक एनर्जी और द बैड एटॉमिक एनर्जी में देखा सर. मॉरिटोरियम हुआ, बड़े पार सर वो डिस्कस करते रहे चीजों को, कहीं ना कहीं एक स्टेटस क्वो पे ले आए सर. बट उसमें भी रोग पार्स थे सर. नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जांपल सर, उसकी पूरी ऑटोनॉमी रही सर, आज भी है उसकी ऑटोनॉमी, और वो अमेरिका जैसे देश को भी थ्रेटन करता है सर. एआई सर, जैसे आपने कहा सर, डेमोक्रेटाइज कर दिया है सर.
अब एक कंपनी हो सकती है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है सर, इट माइट नॉट बी रियल सर, एक कंपनी हो सकती है, इट गोज रोग, तो ये तो पूरे बैटल फील्ड और वॉरफेयर और नेशन स्टेट तक को डिसरप्ट कर सकता है सर, ये जो कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का है। बिल्कुल, देयरफॉर जिन लोगों को असली एआई की समझ है, ये एक बड़ा गहरा विषय है। सैम ऑल्टमन, एलॉन मस्क, for the first time you hear private sector is calling for government regulation. सैम ऑल्टमन, एलॉन मस्क वगैरह कह रहे हैं सरकार को कि प्लीज रेगुलेट एआई। अगर आपने हम पे छोड़ दिया तो हमारे जो बदमाश हैं एआई से तबाही ले आएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर इज आस्किंग गवर्नमेंट टू स्टेप इन, रेगुलेट एआई। तभी मैं कहता हूं बड़ा गहरा विषय जो, अच्छा इसके दो पहलू हैं। वी शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप्स। अभी देखिए क्या हुआ, मैं देख रहा हूं भारत में 3-4 महीने से ये डिबेट शुरू हो गई है, यू नो, कंस्ट्रेन एआई, लिमिट एआई। वी शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप लाइक इन द केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। पहले अपनी क्षमताएं बना लो, फर्स्ट क्रिएट कैपेसिटीज, देन वी विल ऑन आवर ओन बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कंस्ट्रेन एआई। लेट अस नॉट फॉल इनटू दीस ट्रैप्स। इन्होंने अपनी एआई बना ली है, चाइना के पास 238 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हमको कह रहे हैं कंस्ट्रेन करो। हमारा हाल वो ना हो जो शुरू के दौर में न्यूक्लियर में हुआ था, जो स्पेस में हुआ था कि भाई वी कंस्ट्रेन स्पेस, so while we have good exploratory capacities in space, in the military domain our capacities are zero. So you need control, but गहरी समझ के बाद, मैंने जो ऑल्टमैन और मस्क की कहानी, also not fall into the traps. We need AI capacities, large language models चाहिए, क्षमताएं चाहिए। एक बार क्षमताएं आ गई, of course we will be responsible. India is हमको responsibility कौन समझाएगा? But we must first create the capacities. आज बुनियादी समस्या हमारी ये है कि हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही नहीं है, हमारे पास कैपेसिटीज ही नहीं। वी मस्ट फर्स्ट क्रिएट। हमारी कितनी कंपनीज हैं सैम ऑल्टमन की तरह, या वो एक भी नहीं। Now, well, whether these AI capacities will come from our public sector units or whether they will come from the private sector, in my view, they have to come from the private sector. Startups ये लाएंगे सब AI के। तो ओवरऑल आप देखें एक बड़ी जटिल समस्या है, जटिल चुनौती है, जटिल अवसर भी है, sophisticated opportunity. But the first thing is that the AI debates have to deepen. हमारी बड़ी शैलो डिबेट्स हैं AI की, उसमें मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हो। बट एक बड़ा रोचक विषय है, और जैसे आपके दर्शकों ने भांप लिया होगा, बड़ी चीजें हैं इसमें। इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव। पूरा जो हमारा अमृत काल की दिशा है वो AI पे निर्धारित रहेगा। देखिए 4 टेक्नोलॉजीज हैं, AI इन ऑटोनॉमी मेरे समझ में, बायोटेक और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जीज। This will determine the haves and have-nots of tomorrow. और देखिए क्या हो रहा है, आप look at it. In the realm of electric vehicles and batteries, USA को चाइना से compete करने के लिए टैरिफ्स बढ़ाने पड़ रहे हैं 100%। मतलब हमारे पास क्षमता नहीं है, हम टैरिफ बढ़ाएंगे नहीं तो आपकी गाड़ियां आ जाएंगी। This is the grim battle. तो ये चारों जो क्षेत्र हैं, there is a grim battle on. और जब तक हम उस प्रतिस्पर्धा के जो कहते हैं क्या स्तर पे नहीं पहुंचेंगे, वी विल नेवर बी विकसित भारत और विश्व बंद। तो बिल्कुल हमें होना चाहिए, और बट वो तभी होगा जब हम ये टेक्नोलॉजीज पे खासी नजर डालेंगे। AI, बायोटेक, ऑटोनॉमी, दे आर फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स, दे आर चेंजिंग द वे द वर्ल्ड ऑपरेट्स। देखिए यूक्रेन में हेल्सिंक करके कंपनी है, इट स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप इन AI, 4 साल में इट्स बिकम अ यूनिकॉर्न। आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देख लीजिए AI। 250 ऐसी छोटी मोटी कंपनी हैं which have revolutionized the character of war. जनरल मार्क मिली कहते हैं AI and associated technologies have brought about the most profound changes in the character of war in recorded history. ये है AI का कमाल।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पहले हेलीकॉप्टर से आप जवान वो इवैक्यूएट करते थे, 400 मील पीछे लाते थे, फिर होता था, अभी एआई ऐप से ट्रेंचेस में हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जहां गोली लग रही है वहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, टारगेटिंग में इतना सुधार हुआ है, मेन्यूवर में इतना सुधार हुआ है, कमाल ही कर रहा है एआई। इट्स ऑलरेडी डूइंग इट इन यूक्रेन, वी शुड नॉट से आगे करेगा, कर चुका है। So that is how fascinating the subject सर मैं is. तो कंक्लूड करने जा रहा था, लेकिन बात सुनते रहे सर, एक प्रश्न और आ गया आखिरी जो मैं आपसे कर लूं सर। सर ये बताइए। आप लोगों की आर्मी की प्लानिंग जैसे होती है सर कि आपको अपनी ओपोनेंट की कैपेबिलिटी पता रहती है सर, जनरली सर ओपोनेंट को आपकी कैपेबिलिटी पता रहती है, तो ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों चीजें कहीं ना कहीं प्लान्ड रहती हैं सर। एआई की कैपेबिलिटी किसी को पता नहीं है सर, अभी तक टेस्टेड भी नहीं है सर, वॉरफेयर में कहीं भी टेस्टेड नहीं है ऑन अ लार्जर स्केल, ऑर्गेनाइज स्केल सर। तो ये आर्मी प्लानर के तौर पे सर ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी कैसे प्लान होंगी? देखिए, हमको पहली चीज क्या करना चाहिए, दैट in the Ministry of Defense, we must induct 3-4 people who understand AI. AI cannot be taken forward by a soldier or a bureaucrat or a scientist. ये जो commercial world वाले AI है ना, somebody like Satya Nadella, Craig Martin, इनको लाना पड़ेगा एमओडी में, और इनको जो भी हमारा कॉम्बैट डेटा है देना पड़ेगा अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह। इनको बोलना पड़ेगा, साहब ये डेटा है हमारा, इस तरह से हम लड़ते हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, आप बताइए एआई को कैसे शामिल करें। वो आपको बताएगा कि एआई का इस्तेमाल करके हाउ यू कैन कैलिब्रेट योर प्लान्स। और बेसिकली क्या बोलेगा, ही विल टेल यू हाउ योर इंट विल बिकम फास्टर, he will tell you how your targeting will become more accurate, he will tell you how you will be ahead in the operational cycle, you will read the battle better. एक शब्द है reading the battle, so you see what the enemy is doing, read the battle and take decisions. ये सब चीजें एआई की मदद से तेज होगी, accurate होगी, your decision making will be better, you will be sharper in the OODA loop, and that is how you will become a AI enabled military. तो मेरा मानना है ये इंडक्शन होना चाहिए, and the first command which must become AI enabled should be the northern command. अगर आज इसको हम ठान लें, अगले 5-6 साल में जरूर हो सकता। That will give us a decisive advantage over the Chinese in the Western theater. थैंक यू सर, अपना समय निकालने के लिए सर हमारे लिए। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे सर अगले किसी एपिसोड में सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय हिंद।